नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। और जैसे कि आप सबका न्यू बैच में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहे हैं, जो भी अभ्यर्थी क्लास में जुड़े हुए हैं उसको स्टार्टिंग से सारा क्लासेज मिल रहे हैं। नोट्स तो पहले ही मिल चुका है, जो क्लास वाइज नोट्स होते हैं वो भी न्यू बैच में मिल जाते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, चाहे पुराने अभ्यर्थी है या जो अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, तो वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके आप लोग क्लास में ज़रूर जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको सारा नोट्स मिल जाएंगे, डेली क्लासेज होते हैं, डेली आपको क्लासेज मिलेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ से आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ अवस्था का संभावित संकेत नहीं है। क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा। ये कह रहा है कि गर्भ अवस्था का संभावित संकेत नहीं है। जैसे क्या, उल्टी। उल्टी जब कोई भी महिला गर्भ धारण करते हैं तो उसको उल्टियाँ आते हैं, ये मतलब कि गर्भ अवस्था धारण करने का एक क्या लक्षण है, तो ये उसका संकेत है। तो ये तो होगा नहीं, हमको क्या खोजना था कि कौन संकेत नहीं है। उसी तरीके से पेशाब की आवृत्ति में वृद्धि, जब भी कोई महिला गर्भ धारण करते हैं तो उसके पेशाब के आवृत्ति में भी वृद्धि हो जाते हैं, तो ये भी उसके लक्षण है, लेकिन आपको नहीं वाला खोजना है। स्तन में दर्द, हल्का हल्का स्तन में भी दर्द होता है जब गर्भ धारण करते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अगला है, हमको नहीं वाला खोजना है कि भ्रूण के दिल की आवाज़ की उपस्थिति। तो जब गर्भ धारण करते हैं तो उस समय भ्रूण कह रहा है कि भ्रूण के दिल की आवाज़ की उपस्थिति होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता और यही आपको खोजना था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये ऊपर वाले जो तीनों ऑप्शन थे ए बी सी, ये तीनों क्या है, तो संभावित गर्भ अवस्था का लक्षण है। ठीक है, ये सब तो आप लोग सुने भी होंगे, ये सब आम बातें हैं। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्लेसेंटा से रिलेटेड है। प्लेसेंटा से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। प्लेसेंटा के बारे में हमने स्टार्टिंग के ही क्लास में पूरी डिटेल्स में चर्चा किए थे, कैसे प्लेसेंटा बनते हैं उसको विथ फिगर के साथ हमने आपको समझाए थे। क्योंकि जब भी गर्भ मतलब कि उसमें बेबी जब बड़ा होने लगता है या कह सकते हैं भ्रूण का निर्माण होने लगता है, तो उसमें पोषक तत्व, खाना, ये सब सारी चीज़ कहाँ से पहुंच पाता है, तो प्लेसेंटा के माध्यम से ही पहुंच पाते हैं। उसकी पूरी डिटेल्स और पूरी हमने आपको इन्फॉर्मेशन उस जहाँ पर क्वेश्चन आए थे स्टार्ट में, वहाँ पर हमने आपको बताए थे। तो यदि आप क्लास में जुड़े होंगे तो वो क्लास मिला होगा, अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, वो सारे क्लासेज मिल जाएंगे। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जब प्लेसेंटा वाली मायोमेट्रियम पर आक्रमण करता है तो प्लेसेंटा को क्या कहा जाता है। कह रहा है कि जब प्लेसेंटा वाली मायोमेट्रियम पर आक्रमण करता है तो उस प्लेसेंटा को क्या कहा जाता है। प्लेसेंटा एक्रिएटा या प्लेसेंटा एनक्रिएटा, प्लेसेंटा प्रिक्रीटा या प्लेसेंटा एक्ट्रा चोरिएलिस। तो क्या कहा जाता है, उस प्लेसेंटा को कहे जाते हैं प्लेसेंटा इनक्रीटा। क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा इनक्रीटा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि प्लेसेंटा इनक्रीटा, और ये तो मतलब कि उसका आंसर था। यहाँ से हमारा क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है कि गर्भ अवस्था का जो कार्प्स ल्यूटियम कितने समय तक सक्रिय रहता है। तो कह रहे हैं गर्भ अवस्था का जो कार्प्स ल्यूटियम होता है वो कितने समय तक सक्रिय रहता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कार्प्स ल्यूटियम के बारे में अगर हम लोग समझे तो ये सिंपल क्या है, एक टेस्ट होता है। जब गर्भ अवस्था की शुरुआती में जैसे अल्ट्रासाउंड होता है ना, तो उस समय जो टेस्ट किए जाते हैं, तो ये सिंपल क्या है, तो कार्प्स ल्यूटियम जो होता है ये मतलब कि एक सिंपल टेस्ट है, सामान्य खोज है, जो कि आमतौर पर टेस्ट के रूप में जाना जाता है। और ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके से दिखाई देते हैं विथ फिगर, आप इस तरीके से उसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा था, उसकी अवधि। तो अवधि कितना होता है कार्प्स ल्यूटियम का, तो वो आपको 12 से कितना हो जाएगा, 14 कितना हो जाता है, तो 12 से 14 सप्ताह तक इसकी अवधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि मनुष्य की सामान्य गर्भावधि
जो अवधि होता है, गर्भावस्था का जो अवधि होता है वो कितने दिनों का होता है। अगर दिन में बात करें तो 280 दिनों का होता है। ऐसे जनरली हम लोग 9 महीना मानते हैं, लेकिन अगर डे में पूछा जाए तो वो अप्रॉक्सली 280 के अप्रॉक्स होते हैं। 280 दिन तक गर्भावस्था की अवधि होती है। ठीक है, अगला है कि प्राइमी ग्रेविडा क्या है। प्राइमी ग्रेविडा में प्रसव की पहली अवस्था को डॉट घंटे तक होती है। कह रहे कि प्राइमी ग्रेविडा में प्रसव की जो पहली अवस्था होती है वो कितने घंटे तक होती है। तो ये आपको 11 घंटे तक होती है। कितने? तो 11 घंटे तक ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी प्री एक्लैम्सिया का संकेत नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है। कह रहा है कि इसमें से कौन प्री एक्लैम्सिया का संकेत नहीं है, जैसे कि एडिमा या प्रोटीनोट्रिया या उच्च रक्तचाप या पैरिक्सिया। तो क्या है? तो इसमें से जो प्री एक्लैम्सिया का संकेत नहीं है वो कौन से हैं? तो पैरिक्सिया। क्या है? पैरिक्सिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रसव उत्तर अवधि में लोकिया के लिए प्रयुक्त गलत शब्द है। कह रहा है कि प्रसव उत्तर अवधि में लोकिया के लिए प्रयुक्त गलत आपको खोजना है। जैसे कि लोकिया रुब्रा प्रसव अवधि के दौरान पूछ रहा है, प्रसव उत्तर अवधि के दौरान। तो पहला है लोकिया रुब्रा, लोकिया वनोसो या लोकिया सेरेसा या लोकिया अबला। तो क्या हो जाएगा? तो प्रयुक्त इसमें से जो प्रसव उत्तर अवधि के लिए जो लोकिया के लिए प्रयुक्त गलत है वो इसमें से कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकिया वनोसो। नेक्स्ट है गर्भ अवस्था के दौरान औसत वजन बढ़ना है। मतलब कि गर्भ अवस्था के दौरान औसतन वजन कितना बढ़ जाता है महिला का। तो क्योंकि उसमें सारी चीज़ें बढ़ने लगती है, गर्भाशय का फैलाव होने लगते हैं, बेबी का वज़न भी काउंट किए जाते हैं। तो गर्भ अवस्था के दौरान औसतन वज़न जो है वो मतलब कि 11 वैसे माना जाता है। एवरेज कितना माना जाता है? तो 11 माना जाता है, या इस इंटरवल में दिया रहे तो वो आपको 12 से 13 के बीच में मान सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि प्रसव की शुरुआत में भ्रूण की सबसे आम प्रस्तुति है। कह रहा है कि जब प्रसव की शुरुआत होती है तो उस समय भ्रूण की जो सबसे आम प्रस्तुति है वो कैसे होते हैं, भ्रूण का कैसा फॉर्मेशन होते हैं वो हमने आपको बताए थे। कि जब मतलब कि मादा का स्पर्म और मेल का स्पर्म, जो पुरुषों का स्पर्म और मादा का अंडाशय का जब मिलन होता है उसके बाद जियोइड का फॉर्मेशन होता है। धीरे धीरे क्या होता है, वो भ्रूण का रूप लेने लगते हैं। वो हमने आपको जहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बारे में बताए थे, तो हम लोग पूरी डिटेल्स में आपको समझाए थे, विद फिगर हमने आपको सारी चीज़ें समझाई थी। अगला है कि वही क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मतलब कि प्रसव की शुरुआत में भ्रूण की सबसे आम प्रस्तुति है क्या? पोडालिक प्रस्तुति या वर्टेक्स प्रस्तुति, शोल्डर प्रस्तुति या फेस प्रस्तुति। तो क्या होता है? प्रसव की शुरुआत में भ्रूण की सबसे आम जो प्रस्तुति होती है वो है वर्टेक्स प्रस्तुति। क्या है? वर्टेक्स प्रस्तुति। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक महिला जो पहली बार गर्भवती होती है तो उसको क्या कहा जाता है? जब कोई महिला पहली बार गर्भवती होता है तो उसके लिए मतलब कह सकते हैं आप लोग मेडिकल के टर्म में क्या नाम दिया जाता है या साइंटिफिक नाम क्या दिया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो ये सब चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें ड्यूटी आवर में बहुत काम देंगे। अगर डॉक्टर बोलेंगे तो आप लोग को तभी ना पता चल पाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो वही कह रहा है कि मल्टीपारा, ये तो होगा नहीं। मल्टी मतलब एक से अधिक होता है, तो ये होगा नहीं। दूसरा है प्राइमरी पारा, तीसरा है नूली पारा, चौथा है प्राइमरी ग्रेविडा। तो प्राइमरी से तो नाम क्लियर है कि प्राइमरी प्रथम का ही बोधन करती है। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, प्राइमरी ग्रेविडा। यदि कोई महिला पहली बार गर्भ धारण करती है तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसे प्राइमरी ग्रेविडा कहे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फॉर्म क्या है। फॉर्म परीक्षण का उपयोग या मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। फॉर्म परीक्षण का उपयोग क्या चीज़ का मूल्यांकन करने के लिए किए जाते हैं, ओवुलेशन के लिए, या गर्भ अवस्था के लिए, या गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर में, या मासिक धर्म में। तो फॉर्म परीक्षण का उपयोग मूल्यांकन किस मूल्यांकन के लिए किए जाते हैं, तो ये ओव्यूलेशन के लिए, ओव्यूलेशन करने के लिए किए जाते हैं। किसके लिए, तो ओव्यूलेशन के लिए। ओव्यूलेशन आप लोग जानते हैं भली भांति, ओव्यूलेशन कहते हैं ना। अगला है गर्भ अवस्था की सामान्य अवधि। तो ये क्वेश्चन आई थिंक हो भी चुका था, फिर से आया है, बढ़िया क्वेश्चन है इसलिए दोबारा आ गया है। कह रहा है कि गर्भ अवस्था की सामान्य अवधि कितना होता है, 300 दिन, 250, 365, 280। तो हमने आपको बता दिए थे कि अमूमन इसका अप्रॉक्स डेट जो समय अंतराल जो अवधि होती है वो लमसम 280 दिन होता है, एक नॉर्मल गर्भ अवस्था की समय अवधि, दिन में हम लोग बात करें तो। अगला है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोग पढ़े भी हैं कि भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला अंग कौन है। जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, जैसे कि मेल का स्पर्म फीमेल का जो अंडाशय का फॉर्मेशन से उससे जो जियोइड युग्मनज का जो निर्माण होते हैं, तो युग्मनज धीरे धीरे क्या होता है, भ्रूण का रूप लेने लगता है, और भ्रूण धीरे धीरे बेबी में कन्वर्ट होने लगते हैं। भ्रूण से ही सारी चीज़ें वृद्धि होने लगती है। तो वही पूछ रहा है कि भ्रूण को पोषक तत्व क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़ेगा तो उसको राइज होने के लिए, बढ़ने वृद्धि के लिए पोषक तत्व की तो आवश्यकता पड़ेगी, ऐसे तो वो वृद्धि हो नहीं पाएगा। तो वही पूछ रहा है कि भ्रूण को पोषक तत्व कौन प्रदान करता है, लीवर, प्लेसेंटा, अंडाशय या गर्भाशय। तो ये सब कार्य किसका रहता है, पोषक तत्व सारी चीज़ें पहुंचाने का कार्य उस समय भ्रूण का वो प्लेसेंटा करता है। भ्रूण तक सारी चीज़ों का जो वहन करवाता है वो प्लेसेंटा करवाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मुख्य स्थान होता है। मतलब कि एक्टोपिक जो प्रेगनेंसी है उसका मुख्य स्थान इनमें से कौन है, ट्यूबल प्रेगनेंसी, या सर्वाइकल प्रेगनेंसी, उदर प्रेगनेंसी, या डिम्ब ग्रंथि प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मुख्य स्थान कौन सा होता है, तो ट्यूबल प्रेगनेंसी। क्या होता है, ट्यूबल प्रेगनेंसी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गर्भाशय सिम्फिसिस के ऊपरी स्पर्णीय होती है उसको क्या कहते हैं, 14वां सप्ताह में होता है ऊपरी स्पर्णीय, मतलब कि कब होते हैं, 14वें सप्ताह में जाकर, या 8वें सप्ताह में, या 10वां सप्ताह में जाकर, या 12वें सप्ताह में। तो ये कब होता है, तो गर्भाशय का जो सिम्फिसिस के ऊपरी स्पर्शनीय होती है और वो 12वें सप्ताह में जाकर होता है। कब होता है, तो 12वें सप्ताह में जाकर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा।
और जो भी अभ्यर्थी अभी तक न्यू बैच में इनरोल नहीं हुए हैं, नहीं जुड़े हैं, वो सारे स्टूडेंट जुड़ जाएगा। यहाँ से आपको बहुत बेनिफिट है। और पुराने अभ्यर्थियों का कुछ दिन में, जिसका भी 3 मंथ पूर चुका है, उसका क्लासेस बंद भी हो जाएगा कुछ दिन में, अगर नहीं जुड़ते हैं तो। नहीं तो एक्स्ट्रा और ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा फी भरने पर। इसलिए आप लोग फटाफट जुड़ जाइएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि यहाँ से है कि गर्भाशय ग्रीवा की परिपक्वता का आकलन इस प्रकार से किया जाता है। जो गर्भाशय ग्रीवा की जो परिपक्वता होती है, उसका आकलन कैसे किया जाता है? विश्व स्कोर के द्वारा, अपगर स्कोर, डाउन्स स्कोर या न्यू बैलार्ड स्कोर के द्वारा। तो कैसे किया जाता है? तो ये आपको बिशप स्कोर के द्वारा किया जाता है। किस प्रकार से किए जाते हैं? तो बिशप स्कोर के द्वारा ये किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। 78 क्वेश्चन है, तो हम लोग 25-30 क्वेश्चन आज करेंगे। 25 क्वेश्चन एक दिन में अच्छा है। एक दिन में अगर बहुत क्वेश्चन करवा दिए, अगर कुछ समझ में नहीं आया, उतना याद नहीं रख पाए, तो वो सब कराना बेकार होगा। 25 क्वेश्चन करते हुए हम लोग चलेंगे, इत्मीनान से हम लोगों का पूरा सिलेबस अच्छा से कवर हो जाएगा और बर्डन भी नहीं लगेगा। कह रहा है कि RH असंगति, क्या कह रहा है? RH असंगति के रोकथाम किसके द्वारा किया जाता है? माँ के क्या है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के द्वारा, या बच्चे के एंटी डी प्रशासन के द्वारा, बच्चे के एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के द्वारा, या माँ की एंटी डी प्रशासन। तो क्या हो जाएगा? तो RH असंगति का जो रोकथाम होती है वो किस द्वारा किया जाता है? तो ये आपको माँ की एंटी डी की प्रशासन द्वारा होती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ आपका अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रसव उत्तर अवधि, क्या कह रहा है? प्रसव उत्तर अवधि ESI 2016 के बाद की अवधि क्या है? गर्भधान, प्रसव, स्तनपान या प्रसव। तो 2016 ESI के अनुसार, ESIC के अनुसार जो प्रसव उत्तर अवधि जो होती है वो मतलब कि किसके बाद होती है ये पूछ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? तो आपको प्रसव के बाद को अवधि को प्रसव उत्तर, मतलब कि प्रसव के ऐसे भी नाम से भी क्लियर है, प्रसव के बाद की अवधि को प्रसव उत्तर अवधि से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 हम लोग करते हैं। कह रहा है कि अस्थानिक जो गर्भ अवस्था का निदान करने के लिए सर्वोच्चम जांच क्या है? मूत्र गर्भ अवस्था परीक्षण, लेम्प्रोस्कोपिक, USG या हिस्टेरोस्कोपी। तो किस प्रक्रिया के द्वारा जो अस्थानिक गर्भ अवस्था का नैदानिक सर्वोत्तम जांच है? तो ऐसे जांच तो ये सब है, लेकिन सर्वोत्तम जांच पूछ रहा है आपसे, सबसे अच्छा जांच, तो वो क्या होता है? तो USG इसका सर्वोत्तम जांच है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है कि गर्भ अवस्था के दौरान पेट के निचले हिस्से में बनने वाली सफ़ेद रेखा को क्या कहा जाता है? गर्भ अवस्था के दौरान पेट के निचले हिस्से में सफ़ेद रेखा बनती है, उस रेखा को, और ये रेखा जनरली प्रेगनेंसी के समय ही बनती है, तो वही कह रहा है कि उस रेखा को क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी मास्क या लीनिया निग्रा या स्ट्राइक ग्रेविडेरम या इनमें से कोई नहीं। तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसे लीनिया निग्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉरी, लीनिया निग्रा नहीं, उसको कहा जाता है स्ट्राइक
ग्रेविडेरम क्या कहा जाता है? स्ट्राइए ग्रेविडेरम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि गर्भधान के 7 सप्ताह बाद गर्भ अवस्था में गर्भधान के उत्पाद को क्या कहते हैं? युग्मनज 7 सप्ताह के बाद पूछ रहा है कि जब गर्भधान के 7 सप्ताह बाद गर्भाशय में जो गर्भधान का उत्पाद होता है उसको क्या कुछ कहते हैं? युग्मनज कहते हैं, भ्रूण, या 2 जगह भ्रूण ही लिखा है, या नवजात तो उसी समय फॉर्मेशन होगा नहीं, तो गर्भधान के बाद युग्मनज से धीरे धीरे भ्रूण का निर्माण होता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भ्रूण। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी अभी तक क्लास में नहीं जुड़े हैं वो सारे अभ्यर्थी इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके क्लास में ज़रूर जुड़ जाइएगा। अभी डिस्काउंट है फ़ी में, नहीं तो बाद में आपको और ज़्यादा पैसा देने होंगे क्लास में जुड़ने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।